डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम डिस्कस किया था। उसके साथ साथ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मेनली तीन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा साइट सिलेक्शन और तीसरा लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आइए इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले ये जाने कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है। बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब होता है कि यहाँ पर वाटर को यूज करके, यानी हम लोग वाटर को कहीं पर स्टोर करते हैं और वाटर को एक वेलोसिटी से टरबाइन के थ्रू फ्लो करवाते हैं, जिससे कि वो वाटर टरबाइन को रोटेट कराता है और वो टरबाइन मैकेनिकल आउटपुट देता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में देता है। और आउटपुट ऑफ द टरबाइन उसे हम लोग हाइड्रो जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो बहुत पहले 100-200 साल पहले वाटर व्हील का यूज किया जाता था। उस समय वाटर व्हील का यूज करके वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। बाद में फिर उसका परिवर्तन हो गया और वो फिर स्टीम का यूज किया जाने लगा और स्टीम से मैकेनिकल एनर्जी बनाया जाने लगा। तो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो हमारे कंट्री इंडिया का अगर रैंकिंग देखें तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन है। इंडिया का रैंक 5 है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इसके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली इंडिया की हाइड्रो एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 47,000 मेगावाट है, जो कि वर्ल्ड में 5th पोजीशन है। और तो हम लोग यहां पर देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का साइट सिलेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। लेकिन एक पॉइंट को और आप देख लीजिए कि जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कुछ अपने एडवांटेज हैं। एडवांटेज इसका क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे पहला एडवांटेज है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज कर रहा है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज कर रहा है, यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है इस प्लांट का। हालांकि इसका रनिंग कॉस्ट कम है, लेकिन जब इसे इंस्टॉल किया जाता है तो उस समय इसका स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इसका लैंड रिक्वायरमेंट अधिक है। इसको बनने में अधिक समय लगते हैं, 5 घंटे से 5 साल से लेकर 8 साल तक बनने में लगते हैं। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इंडिया में जिन्हें भी 10 साल भी लगा है बनने में, और इसकी रनिंग कॉस्ट कम है। दूसरी बात, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसे आप बहुत ही सडनली स्टार्ट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को 5 मिनट्स में स्टार्ट किया जा सकता है, जबकि अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट करने में 6 आवर्स टू 8 आवर्स लगते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमारा क्विक स्टार्टिंग है और इसकी एफिशिएंसी सारे प्लांट से सबसे अधिक एफिशिएंसी है। इसकी एफिशिएंसी लगभग 85% है। तो अब दूसरा आते हैं हम लोग साइट सिलेक्शन पर, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आपको साइट सिलेक्शन के लिए दिया जाता है कि आपको एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आप किस जगह पर बनाएंगे, कौन सा जगह आपके लिए सुटेबल होगा। और जब आप साइट सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि जिन फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना है साइट सिलेक्शन में। सबसे पहला है लोकेशन ऑफ डैम। डैम का मतलब क्या होता है? डैम का मतलब एक बांध होता है। डैम का मतलब बांध होता है जो कि आप कहीं पर वाटर को रोकने के लिए बनाते हैं। तो लोकेशन ऑफ डैम, डैम कहाँ होना चाहिए? तो देखिए, आप जहां पर भी बांध बना रहे हैं तो बांध को बनाने में काफी कॉस्ट लगेगा आपको। तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि आपके पास एक आप देख रहे हैं कि एक नदी फ्लो कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नदी में किस पॉइंट पर जाकर, किस जगह पर जाकर नदी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है, यानी नदी की चौड़ाई जिस पॉइंट पर कम होती है, अगर आप वहां पर बांध बना रहे हैं तो वहां पर बांध की लंबाई कम होगी और जिससे कि कम कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात आपको देखनी है कि इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आप जहां पर बांध बना रहे हैं
वहां पर वाटर का स्टोरेज अधिक होना चाहिए, यानी नदी के उस पॉइंट पर बांध बनाइए जहां पर पानी अधिक हो। तीसरा, अगर आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, अगर कहीं पर दो नदियों का संगम हो रहा है तो उस पॉइंट के बाद अगर बांध बनाते हैं तो वहां पर वाटर की वेलोसिटी अधिक होती है, पानी अधिक मिलेगा। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, लोकेशन ऑफ डैम। दूसरा है चॉइस ऑफ डैम। तो चॉइस ऑफ डैम में हमें किस चीज को देखना पड़ेगा? बेसिकली जब आप बांध को बना रहे हैं तो बांध को बनाने में सेफ्टी फैक्टर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं पर बांध बनाए हैं तो वहां पर उस एरिया में बहुत सारे लिविंग थिंग्स, हर जगह लोग रह रहे हैं। तो आपको जब आपने बांध बनाया है तो आपके लिए यह जरूरी है कि वह बांध मजबूत बांध हो। मजबूत बांध होने का मतलब क्या है? मजबूत बांध होने का मतलब पहला तो है कि नॉर्मल कंडीशंस में वो बांध कभी नहीं टूटे। दूसरा, आपके पास कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आते हैं और एबनॉर्मल कंडीशंस में के लिए भी वो बांध स्टेबल होना चाहिए। जैसा सबसे पहला कंडीशन अगर हम देखें तो कहीं पर सडन राइज इन वाटर लेवल हो जाता है आपकी नदी में, तो उस समय भी वो बांध क्या होना चाहिए? वो बांध नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं अर्थक्वेक आते हैं उस कंडीशन में भी बांध नहीं टूटना चाहिए। और एक तीसरा सिचुएशन आता है कि अगर फ्लड का सिचुएशन आ गया, अगर बाढ़ हो गया, तो उस समय भी हमारा बांध नहीं टूटना चाहिए। तो यह है हमारा चॉइस ऑफ डैम। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। आप नदी में अगर बांध बना रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप उस जगह पर बांध बनाएं जहां पर कि अधिक से अधिक पानी मिल सकता है। चौथा, एसेसिबिलिटी ऑफ साइट। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं तो वहां पर बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आप जहां बना रहे हैं तो दो चीजों की वहां पर जरूरत होगी। एक तो मैन पावर की जरूरत होगी, दूसरा मटेरियल्स की जरूरत होगी। आपको सारे मटेरियल्स टाइम टू टाइम पहुंचाने हैं, और दूसरा आपके लिए वहां पर मैन पावर जरूरी है जो कि आपको प्लांट को बनाएगा, आपके प्लांट को ऑपरेट करेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि उस साइट को इजीली एक्सेस किया जा सके, यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहां पर हो और वहां पर लोग आसानी से उस जगह तक जा सकें। लास्ट, डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर का मतलब क्या है? बेसिकली जहां पर आपका लोड सेंटर है, यानी जहां पर इस पावर को कंज्यूम करना है, जहां पर आपको इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो पावर जनरेट हो रहा है उसे कंज्यूम करना है, तो बेसिकली लोड सेंटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की दूरी जितनी कम हो सके उतना आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि अगर दूरी अधिक होगी तो बेसिकली आप पावर को कैसे ट्रांसमिट करेंगे? कंडक्टर के मदद से। तो जब कंडक्टर के मदद से आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वहां पर लॉसेज होंगे, इसलिए लॉसेज आपका कम हो, इसलिए जितनी कम दूरी हो उतना आपके लिए बेहतर है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइट सिलेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी किस तरह का पावर प्लांट यहाँ बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर ये है, दिस इज द लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रिवर बेड है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला, यहाँ देखिए पानी है और यहाँ पर आपने क्या किया, एक डैम बना दिया, यानी आपने यहाँ पर एक बांध बना दिया, यानी यहाँ पर एक पानी को आपने स्टोर कर दिया। तो पानी को स्टोर करने का मतलब क्या है? इसे आप रिजर्वायर कहते हैं, यानी हिंदी में इसे जलाशय कहा जाता है जहां पर पानी इकट्ठा होता है। तो ये आपका रिजर्वायर है, ये आपका डैम है। इसके आगे देखिए यहाँ पर प्रेशर चैनल है और यहाँ पर एक वाल्व हाउस है। वाल्व हाउस क्या करता है? वाल्व हाउस में मैकेनिकल वाल्व्स वहां पर रहते हैं और मैकेनिकल वाल्व्स को ऑपरेट करके वाटर के फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पेनस्टॉक है। पेनस्टॉक बेसिकली एक पाइप है। ये पाइप का काम क्या है? ये बेसिकली वाल्व हाउस से टरबाइन को कनेक्ट करता है, यानी टरबाइन में वाटर को हाई वेलोसिटी से फ्लो कराया जाता है जिससे टरबाइन रोटेट करता है। और ये आपका पावर हाउस है, यानी पावर हाउस यानी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हैं वहां पर आपका हाइड्रो जनरेटर है और वहां पर आपका वहां से आप पावर को दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो आइए वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है
द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज रिजर्वायर। तो व्हाट इज रिजर्वायर? बेसिकली इट स्टोर्स वाटर, यानी ये वाटर स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर, यानी ये स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए बना होता है। दूसरा डैम। तो डैम क्या है? सो डैम इज बेसिकली बैरियर कंस्ट्रक्टेड इन फ्लो पाथ ऑफ रिवर, यानी नदी का जो फ्लो, नदी का पानी जिधर फ्लो कर रहा है, तो नदी के पानी के फ्लो के पाथ में हम क्या करते हैं, एक डैम बनाते हैं, एक बांध बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डैम। तीसरा स्पिलवे। ये देखिए स्पिलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने जब बांध बनाया तो आपके लिए, आप बांध में कभी न कभी एबनॉर्मल सिचुएशंस आगे चलकर होगा, कभी पानी अधिक हो जाएगा, कभी बारिश हुई अधिक, उसके कारण अधिक पानी हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? उस केस में आपको जो आपने बांध बनाया है, तो उसके बांध के बीच में कुछ पासिंग वे होना चाहिए, जिससे कि आप वाटर को टाइम टू टाइम पास करा सकें अगर अधिक वाटर आपका हो गया है। तो स्पिलवे को अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज ए स्ट्रक्चर ऑन डैम दैट डिस्चार्जेस वाटर इन केस ऑफ फ्लड और रेनी सीजन, यानी कि फ्लड आ जाता है या फिर रेनी सीजन आ जाता है, तो स्पिलवे क्या करता है, ये वाटर को डिस्चार्ज करा सकता है। तो ये रहा आपका स्पिलवे। चौथा इंटेक। व्हाट इज इंटेक? इट अलाउज वाटर टू फ्लो इनटू पेनस्टॉक इन कंट्रोल्ड वे। इंटेक का मतलब क्या है? यहाँ पर आप वाल्व हाउस को देखिए, यहाँ पर इंटेक होता है। ये बेसिकली क्या करता है, पेनस्टॉक जो पाइप है, इस पाइप में वाटर को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, और ये वाटर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो वाटर यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ये वाटर भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड वे में जाना चाहिए। तो यहाँ पर इंटेक का काम यही है। नेक्स्ट दिया गया है फोरवे। तो फोरवे का मतलब क्या है? बेसिकली फोरवे इज ए इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर एबव द इंटेक यूज्ड एज रेगुलेटिंग रिजर्वायर। ये फोरवे क्या है, एक बढ़ा हुआ हिस्सा है, और ये कहां पर है, पानी का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है, ये इंटेक के ऊपर है। इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड एज रेगुलेटिंग रिजर्वायर। रेगुलेटिंग रिजर्वायर का मतलब क्या है? बेसिकली आपका जब पानी का लेवल है, तो पानी का लेवल क्या होना चाहिए, पानी का लेवल हमेशा रेगुलेटेड होना चाहिए। यानी आप यहाँ पर आप देखिए आगे, व्हेन लोड इज डिक्रीज्ड, जब जो आपका हाइड्रो जनरेटर है, हाइड्रो जनरेटर पर जब लोड डिक्रीज कर जाता है, तो जब लोड डिक्रीज कर जाता है तो उस समय क्या होता है, उसमें आपको टरबाइन से जो आप मैकेनिकल इनपुट करा रहे हैं, तो उस इनपुट का रिक्वायरमेंट कम होता है, यानी वहां पर आपको कम पानी के बहाव की जरूरत है। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय उस वाटर को फोरवे में स्टोर किया जाता है, और जब लोड इंक्रीज करता है, जब आपका लोड फिर बढ़ जाता है, तो उसके बाद उस फोरवे से वाटर को रिलीज किया जाता है। सो दिस इज द जॉब ऑफ फोरवे। नेक्स्ट है हमारा सर्ज टैंक। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन डैम एंड पावर हाउस। ये डैम और पावर हाउस के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट प्रोवाइड्स रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन लोड फ्लक्चुएट। इसका भी कहीं ना कहीं देखिए वही काम है कि इट प्रोवाइड्स रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन लोड फ्लक्चुएट्स, यानी जब लोड का फ्लक्चुएशन होता है, तो लोड के फ्लक्चुएशन के टाइम में ये वाटर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब कि वाटर को एक कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कराएगा। सो दैट इज कॉल्ड सर्ज टैंक। तो यहां पर आप सर्ज टैंक को देख सकते हैं, ये हमारा सर्ज टैंक बना हुआ है। नेक्स्ट पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक का अभी हमने डिस्कशन किया। बेसिकली इट इज द पाइप बिटवीन सर्ज टैंक एंड टरबाइन। पेनस्टॉक इज द पाइप बिटवीन सर्ज टैंक एंड टरबाइन। तो ये पेनस्टॉक यहाँ पर एक पाइप है जो कि सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच में है, और इसी से वाटर क्या करता है, फ्लो कराया जाता है टरबाइन को। नेक्स्ट हम लोग टरबाइन की बात करें, तो टरबाइन क्या है बेसिकली? तो टरबाइन इज ए प्राइम मूवर कपल्ड टू हाइड्रो जनरेटर। टरबाइन एक प्राइम मूवर है, यानी इसका काम क्या है, जनरेटर को घुमाएगा, और ये कपल्ड किससे है, हाइड्रो जनरेटर से। तो टरबाइन क्या करता है बेसिकली, यहां पर देखिए वाटर इस हाइट पर हमारा वाटर स्टोर किया गया है। आपने वाटर को इस हाइट पर स्टोर किया है, और इसको पाइप की मदद से आप वाटर को वहां से
बिलो हाइट पर ला रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि अगर वाटर की हाइट यहां पर ये है, सपोज दिस इज द हाइट ऑफ वाटर, और आप ला रहे हैं वाटर को इस हाइट पर फॉल करा रहे हैं, तो जब वाटर इतने नीचे हाइट पर फॉल करेगा तो उसका मतलब क्या है, वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जितनी गहराई तक आप वाटर को फ्लो कराएंगे, फॉल कराएंगे, वाटर की ये स्पीड उतनी अधिक बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अब जब वाटर आप फिजिक्स के कंसेप्ट पर अगर आप आए, तो जब वाटर इस लेवल पर था, तो इस लेवल पर वाटर था, तो इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करें तो mg इंटू एच इज द हाइट। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, बहुत अधिक पोटेंशियल एनर्जी थी। और जैसे जैसे इस हाइट को लूज करता जा रहा है, जैसे जैसे वाटर इस हाइट को लूज करता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लूज करता जा रहा है, लेकिन साथ साथ क्या करता जा रहा है, वेलोसिटी गेन करता जा रहा है। वेलोसिटी गेन करने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जैसे जैसे वाटर का बढ़ता जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वाटर का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। और अब क्या कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, जितने अधिक वेलोसिटी से वाटर को टरबाइन के थ्रू पास कराएंगे, वो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो टरबाइन के आउटपुट टर्मिनल पर शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट पर क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है, देखिए इस लाइन को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी थ्रू टरबाइन, जो कि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है टरबाइन के द्वारा। सो दिस इज द जॉब ऑफ टरबाइन। अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ टरबाइन को। नेक्स्ट है हमारा पावर हाउस। तो पावर हाउस का काम क्या है, पावर हाउस में सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा यहाँ पर, टरबाइन के बाद हमारा सबसे पहला पार्ट पावर हाउस में क्या होगा, हाइड्रो जनरेटर होगा। यानी वो क्या करेगा, हाइड्रो जनरेटर को टरबाइन के मदद से रोटेट किया जा रहा है, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए यहां देखिए, मैकेनिकल आउटपुट ऑफ टरबाइन एंटर्स टू द इनपुट ऑफ हाइड्रो जनरेटर दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर। इट इज नाउ ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। यानी इसे क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक पावर हमारा प्रोड्यूस हुआ है, अब उस इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्टर्स के मदद से, ट्रांसमिशन लाइन के मदद से इसे ग्रिड तक पहुंचाया जाता है, या फिर उस जगह तक पहुंचाया जाता है जहां पर इस पावर का यूज किया जा सके। तो हम लोगों ने इसके लेआउट को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइंस के बारे में, कि कितने कितने अलग, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के टरबाइंस हैं। क्योंकि आपके लिए चाहे सेमेस्टर की परीक्षा हो या आगे चलकर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, खास करके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जेईई का पेपर लिख रहे हो, या फिर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर टाइप्स ऑफ टरबाइन से अलग अलग टरबाइंस के कहां कहां एप्लीकेशंस हैं, इससे जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको जब सेमेस्टर की परीक्षा होगी, तो सेमेस्टर की परीक्षा में जो आपको लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, फिर लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इन सब में से किसी एक लेआउट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होती है, तो उस ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर बिल्कुल इन सारे छोटे छोटे पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ टरबाइंस। टाइप्स ऑफ टरबाइंस तो हमारे पास है, देखिए पेल्टन टरबाइन, दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन, दूसरा है हमारा फ्रांसिस टरबाइन, तीसरा है हमारा कैप्लन टरबाइन, और चौथा है हमारा
डेडियाज टरबाइन। और यहीं पर आप कैप्लन टरबाइन के साथ साथ देखेंगे कैप्लन एंड प्रोपेलर टरबाइन। बेसिकली कैप्लन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन दोनों का पेटेंट फाइल किया गया था मिस्टर कैप्लन के द्वारा इन दोनों टरबाइंस का। तो ये कहीं न कहीं दोनों सिमिलर टरबाइंस है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोग अब देखते हैं कि इन अलग अलग टरबाइंस का एक ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कहां कहां एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं बेस्ड ऑन हेड। तो यहां पर देखा जाएगा कि हेड क्या है। तो हेड का मतलब बेसिकली यहां पर वाटर हेड की बात की जा रही है। यानी आपने अभी देखा था यहां पर रिवर बेड का, यहां आपका सबसे क्या था, लोअर पार्ट था, इसे कहा जाता है ट्रेलरेस। और यहां पर आपका क्या था, यहां पर आपका पानी स्टोर किया गया था। तो इस हाइट और इस हाइट के बीच का जो डिफरेंस आता है इसे क्या कहा जाता है, इसी हाइट के बीच के डिफरेंस को हेड कहा जाता है। इसकी हाइट के बीच के डिफरेंस को हेड कहा जाता है। तो बेस्ड ऑन हेड तीन तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है, पहला होगा आपका लो हेड, दूसरा होगा हमारा मीडियम हेड, और तीसरा होगा हमारा हाई हेड। तीसरा होगा हमारा हाई हेड। तो लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड, ये तीन अलग अलग तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आपको मिलेंगे। तो लो हेड पावर प्लांट्स किसे कहा जाता है, दरअसल जो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट होता है उसे लो हेड प्लांट कहा जाता है। रन ऑफ रिवर पावर प्लांट क्या होता है, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट का मतलब हुआ कि सिंपली एक नदी है, उसमें कुछ वाटर की वेलोसिटी है, वहां पर आपने एक बांध बना दिया और आगे आपका उसी वेलोसिटी ऑफ वाटर का यूज करके आगे आपका वहां पर टरबाइन रखा गया है। और वहां पर जो आपने जहां पर बांध बनाया है, यानी वहां से और जहां पर टरबाइन रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में बहुत अधिक स्लोप नहीं है, यानी कुछ इस तरह से ही स्लोप है बस। यानी इन दोनों के बीच की हाइट क्या है, बहुत ही कम है। तो इसे कहा जाता है लो हेड, और इसे कहा जाता है रन ऑफ रिवर, यानी नदी का पानी है तो ये फिर आपका टरबाइन चल रहा है, अगर पानी नहीं है तो टरबाइन नहीं चलेगा, यानी कोई भी स्टोरेज इसमें नहीं है। दूसरा मीडियम हेड, मीडियम हेड के कैटेगरी में आता है पॉन्डेज। मीडियम हेड के कैटेगरी में आता है पॉन्डेज। पॉन्डेज का मतलब होता है स्मॉल स्टोरेज। पॉन्डेज का मतलब होता है जहां पर कि आपको स्मॉल स्टोरेज भी है पानी का, अगर बारिश हो रही है उसके पानी को स्टोर किया गया है, तो नदी में उस जगह पर आपने बनाया जहां पर कि आपको थोड़ा स्टोरेज पानी का मिल जा रहा है, जो कि हमेशा पूरे सीजन आपका चलता रहेगा। तो इसका एक मीडियम हेड होता है। नेक्स्ट थर्ड है हाई हेड। तो हाई हेड के कैटेगरी में आता है रिजर्वायर, जहां पर कि बहुत अधिक पानी को आप स्टोर करते हैं, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्वायर। तो ये तीन आपने अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी देख लिया। तो अब हमें देखना है यहाँ पर कि ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टरबाइंस का यूज किया जाता है, अलग अलग टरबाइंस का यूज किया जाता है। सबसे पहला देखिए लो हेड के केस में, यहां से आप स्टार्ट कीजिए। लो हेड के केस में कैप्लन टरबाइन का यूज किया जाता है। लो हेड के केस में कैप्लन टरबाइन का यूज किया जाता है। मीडियम हेड के केस में फ्रांसिस टरबाइन का यूज किया जाता है। मीडियम हेड के केस में फ्रांसिस टरबाइन का यूज किया जाता है। और हाई हेड के केस में, यानी जिसमें रिजर्वायर है, वहां पर पेल्टन टरबाइन का यूज किया जाता है, वहां पर पेल्टन टरबाइन का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस अधिकतर एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाएंगे कि आपको लो हेड प्लांट में कौन से टरबाइन का यूज किया जाता है। कैप्लन टरबाइन इज यूज्ड इन लो हेड प्लांट। फॉर मीडियम हेड प्लांट फ्रांसिस टरबाइन इज यूज्ड, एंड फॉर हाई हेड प्लांट पेल्टन टरबाइन इज यूज्ड। तो ये रहा हमारा
बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेड। तो अब आपका कहना आएगा कि सर ये डेडियास टरबाइन का एप्लीकेशन कहाँ है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये बेसिकली यूज किया जाता है, मैं अभी डिस्कस करूंगा, पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट। पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट्स में डेडियास टरबाइन का यूज किया जाता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन एक मैं और कर रहा हूं, बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, जब आप पाइप से वाटर को फ्लो करा रहे हैं तो वाटर की जो वेलोसिटी होती है यानी फ्लो रेट होती है वाटर की पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम उसे डिस्चार्ज कहा जाता है। और डिस्चार्ज के बेसिस पर भी 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे, तो वहां पर आएगा आपका बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। तो बेस्ड ऑन डिस्चार्ज 3 कैटेगरी में आप दे रहे हैं, लो डिस्चार्ज, दूसरा मीडियम डिस्चार्ज, तीसरा है हाई डिस्चार्ज। लो डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज और हाई डिस्चार्ज। तो यहां पर आप हेड के बेसिस पर आपने जो टरबाइन्स का एप्लीकेशंस देखा था, ठीक उसे रिवर्स कर दीजिए यहां पर। यानी लो डिस्चार्ज में कैप्लन था, लो हेड में कैप्लन था, तो यहां पर लो डिस्चार्ज में क्या होगा, लो डिस्चार्ज में हमारा यहां पर पेल्टन टरबाइन होगा। यानी बिल्कुल ही ऑर्डर को रिवर्स किया जाता है, पेल्टन टरबाइन। मीडियम में फ्रांसिस और हाई डिस्चार्ज में कैप्लन टरबाइन का यूज किया जाएगा। कैप्लन टरबाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वेलोसिटी, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वेलोसिटी भी टरबाइन का एप्लीकेशंस आप देखें। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वेलोसिटी, तो स्पेसिफिक वेलोसिटी के बेस्ट में भी आप लो वेलोसिटी लिखें, दूसरा मीडियम वेलोसिटी, तीसरा हाई वेलोसिटी। तो यहां पर भी सेम ऑर्डर होता है, लो वेलोसिटी पेल्टन, मीडियम वेलोसिटी फ्रांसिस और तीसरा हाई वेलोसिटी कैप्लन। यानी ऑर्डर आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन डिस्चार्ज और बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वेलोसिटी, ऑर्डर दोनों का सेम है। ऑर्डर रिवर्स किसमें किया है, बेस्ड ऑन हेड। हेड में डायरेक्ट ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, लो हेड में कैप्लन, फिर फ्रांसिस, फिर पेल्टन टरबाइन। तो ये रह गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन्स का कहां एप्लीकेशंस है, उसको हमने देख लिया। इसके बाद देखिए एक होता है बेस्ड ऑन प्रेशर। टरबाइन को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक पहला होता है इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन का मतलब होता है प्रेशरलेस टरबाइन। तो यहां पर यूज किया जाता है, ये इसके कैटेगरी में पेल्टन टरबाइन आता है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो पेल्टन टरबाइन इज इंपल्स टरबाइन। दूसरा आता है रिएक्शन टरबाइन, दूसरा है हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन टरबाइन में आपका ऑल अदर्स आ जाता है। बाकी जितने टरबाइन्स हैं वो रिएक्शन टरबाइन में आते हैं और पेल्टन टरबाइन जो आता है वो इंपल्स टरबाइन में आता है। तो ये आपने टरबाइन के बारे में देख लिया। अब हम लोग इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को समराइज करते हैं कि इसका 1-2 एडवांटेज देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए लास्ट में, जो कि आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। तो समराइज जब हम करें तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडिया का कौन सा पोजीशन है, 5th पोजीशन है इन द वर्ल्ड। इंडिया का
5th पोजीशन है इन द वर्ल्ड। दूसरा, अगर हम इंडिया में बात करें, ये इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अप्रोक्सीमेटली कितनी कैपेसिटी है? 47,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में। नेक्स्ट, यहां पर अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन है? तो इंडिया में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कोनिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। ये अप्रोक्सीमेटली 1960 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये सबसे हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया है। कोनिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और दूसरा चीज हम डिस्कस करें कि अभी आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में देखा। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और फॉर्म होता है, वो है हमारा टाइडल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारा एक दूसरा फॉर्म भी होता है, वो होता है टाइडल पावर। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून का जब लगता है तो उसके कारण क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं। तो वहां से टाइडल पावर का जो प्रोडक्शन है, टाइडल पावर का प्रोडक्शन अगर सबसे हाईएस्ट बात करें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल पावर प्रोजेक्शन है तो सबसे पहला कहां है? साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया, यहां पर कैपेसिटी है 254 मेगावाट। यहां पर साउथ कोरिया में कैपेसिटी है 254 मेगावाट। नेक्स्ट, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में, तो इंडिया में टाइड्स के कहां कहां पॉसिबिलिटीज हैं टाइडल प्रोजेक्ट के, जहां पर टाइडल प्रोजेक्ट चल रहा है? तो सबसे पहला है कच्छ में। लेकिन यहां पर क्या है? प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग। प्रोजेक्ट कहां है? ऑन गोइंग, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये अभी जनरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसकी प्रपोज्ड कैपेसिटी है 50 मेगावाट। 50 megawatt is the proposed capacity of tidal project in Kutch area of Gujarat। इसके बाद और इसकी प्रोजेक्ट कहां पर हैं? डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये रहा हमारा टाइडल पावर का। तो आपने यहां पर इंडिया का पोजीशन, इंडिया वर्ल्ड में हाइडल एनर्जी का आपने देख लिया, और आपने इंडिया का देख लिया। वर्ल्ड में हाइडल एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट कहां है? लार्जेस्ट हाइडल प्लांट इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हाइडल प्लांट है चाइना में। सबसे लार्जेस्ट हाइडल प्लांट है हमारा चाइना में, पूरे वर्ल्ड में। इसकी कैपेसिटी है 22.5, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 22,500 मेगावाट। ये चाइना में इसकी कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है। ब्राजील की कैपेसिटी है, ब्राजील में एक सबसे हाईएस्ट हाइडल पावर प्लांट है, उसकी कैपेसिटी है अराउंड 14,000 मेगावाट। अराउंड 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। लेकिन इस दोनों पावर प्लांट में, हाइडल प्लांट जो चाइना वाला है और ब्राजील का, इन दोनों में सबसे खास बात यह है कि दोनों का लगभग ईयरली जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो लगभग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन सेम होता है। क्योंकि ये चाइना का है, चाइना में हमेशा जो चाइना की ये इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो यहाँ पर पानी हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो वाटर लेवल कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है।
और यहाँ पर वाटर लेवल लगभग मेंटेन रहता है ब्राजील में। तो लगभग इन दोनों की कैपेसिटी जो जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी वो लगभग सेम है इन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। तो आज हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में देख लिया। आपने ये भी देख लिया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की सबसे अधिक एफिशिएंसी होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने के लिए लैंड रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होता है। लैंड रिक्वायरमेंट अधिक होने के साथ साथ इसका सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल इंजीनियरिंग वर्क बहुत ज्यादा होता है। इसको बनने में 5 से 8 साल लगते हैं, कहीं कहीं 10 साल में भी ये प्रोजेक्ट बना इंडिया में। और दूसरी बात, जब ये प्रोजेक्ट को आप बनाते हैं तो इस प्रोजेक्ट को जब एक बार बन जाता है तो उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, इसका रनिंग कॉस्ट बिल्कुल कम है क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं लगता है। इसके बाद आपने दूसरा देखा कि एफिशिएंसी इसकी अधिक है। इसके बाद आपने ये देखा कि मेंटेनेंस की बहुत ही कम जरूरत होती है। इट हैज लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको मेंटेनेंस की बहुत ही कम जरूरत होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं कि आप यहाँ पर मैं आगे जब लोड को पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, तो एक होता है बेस लोड और दूसरा होता है पीक लोड। पीक लोड का मतलब क्या होता है? पीक लोड का मतलब होता है कि आपका नॉर्मल लोड की प्रोफाइल है ये, अगर आपका लोड का लेवल नॉर्मल है तो आपको क्या होगा कि लोड वैरी करता है और कभी कभी क्या होता है कि लोड की रिक्वायरमेंट अधिक हो जाती है किसी टाइम में जाकर, दैट इज कॉल्ड पीक लोड। तो लोड की रिक्वायरमेंट जिस समय अधिक हो जाती है तो उस समय आपको लिए जरूरी होता है कि आप कुछ ऐसे पावर प्लांट्स को चलाएं जो कि तुरंत का तुरंत इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई कर सकता है। तो हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइडल प्लांट हैज क्विक स्टार्टिंग, ये तुरंत स्टार्ट हो सकता है। It takes 5 minutes only. It takes 5 minutes only. It takes 5 minutes only to start. ये सिर्फ 5 मिनट लगता है इसको स्टार्ट करने में। तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पीक लोड के लिए जो है, ये पीक लोड के लिए हाइडल पावर प्लांट बहुत ही एडवांटेजेस हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर एक डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा टर्म रह गया है, दैट इज पंप्ड स्टोरेज प्लांट। जो हमने बतलाया था कि जहां पर आपने देखा था डेढ़ टरबाइन का ऑलमोस्ट वहीं पर यूज किया जाता है। तो यहां पर आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पंप्ड स्टोरेज प्लांट। तो ये पंप्ड स्टोरेज प्लांट क्या है? पंप्ड स्टोरेज प्लांट में बेसिकली 2 रिजर्वायर बनाए जाते हैं। 2 रिजर्वायर बनाए जाते हैं। दिस इज अपर रिजर्वायर और दूसरा है हमारा लोअर रिजर्वायर। ये अपर रिजर्वायर और लोअर रिजर्वायर का कंसेप्ट क्या है? देखिए, आपका लोड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सपोज इस प्लांट से आप लोड कहीं सप्लाई कर रहे हैं तो अचानक रात में आप जाते हैं, रात में मान लो इसका लोड का रिक्वायरमेंट कम हो गया। तो जब लोड का रिक्वायरमेंट कम हो गया तो आप क्या करेगा? यहां पर, यहां से देखिए, ये हमारा लोअर रिजर्वायर है, यहां से सप्लाई हो रहा था और यहां भी एक क्या है, यहां देखिए एक टरबाइन जनरेटर सेट है और यहां पर ये क्या है? रिवर्सिबल मोटर पंप सेट। यानी यहां पर क्या हो रहा है? देखिए, जब हमारे पास लोड का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है लाइट लोड कंडीशन में, तो लाइट लोड कंडीशन में कम पानी की जरूरत होती है। तो उस समय क्या किया जाता है? इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर को क्या कर दिया जाता है? पंप कर दिया जाता है और पंप करके इस रिजर्वायर में वाटर को फिलअप कर दिया जाता है। और जैसे ही पीक लोड कंडीशन आता है, जैसे ही लोड इंक्रीज करता है तो पीक लोड कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर एक टरबाइन जनरेटर सेट है, तो ये क्या करता है? वाटर यहाँ से फ्लो कराया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। यानी पीक लोड के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया गया।
उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बढ़ा दिया गया, और जब लोड कम था तो यहाँ पर वाटर को यहाँ से अपर रिजर्वायर में भेज दिया गया है। ये सबसे बेस्ट है आपके लिए पीक लोड के लिए पंप स्टोरेज प्लांट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फॉर पीक लोड के लिए ये स्पेशली आपके लिए बेस्ट है। तो आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारे चीजों को आज कवर कर दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जितने चीज को यहाँ बतलाया हूँ आप लोग एक नोट इसका जरूर बना लीजिए और आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा।